हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने बैंकिंग का चैप्टर जो स्टार्ट किया हुआ है उसकी आज ये लास्ट वीडियो है और मैं मानता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वन ऑफ द, ठीक है। और क्वेश्चन का नाम है कि मनी क्रिएशन क्या होता है या क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अगर आप उठा के देखोगे तो काफी बार सीबीएसई ने क्वेश्चन 3 to 4 मार्क में पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन भी है। अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो ध्यान लगा के समझिए और इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से क्लियर करते हैं बच्चों। तो टॉपिक का नाम है मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन। आपको ये दोनों नाम पता होने चाहिए। 1 मार्क में वो सबसे पहले तो यही पूछ सकता है कि दूसरा नाम बता दीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग समझते हैं कि मतलब क्या है इसका। ध्यान से देखिए बच्चों, अगर कोई कस्टमर कमर्शियल बैंक में जाके 1 रुपया जमा करता है, ठीक है, या 100 रुपए जमा करता है, तो कमर्शियल बैंक के पास ऐसी पावर होती है कि कमर्शियल बैंक उस 100 रुपए का इस्तेमाल करके और कई हजारों रुपए के या 500-600 रुपए के लोन्स दे सकता है, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूं, कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपए आपने जमा किए, कमर्शियल बैंक को 100 रुपए का इस्तेमाल करके और कई गुना ज्यादा रुपयों के लोन्स लोगों को दे देगा, ठीक है। आपके माइंड में डाउट आएगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमने जब 100 रुपए जमा किए तो बैंक को 100 रुपए मिले, तो बैंक लोन भी तो 100 रुपए का ही दे सकता है ना। नहीं बच्चों, बैंक यही करते हैं, बैंक के पास हम 100 रुपए जमा करते हैं और बैंक उन्हीं पैसों को इस्तेमाल करके कई गुना टाइम्स लोन दे देते हैं, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मनी क्रिएशन। आप देख रहे हो बैंक्स जो है वो मनी को क्रिएट कर रहे हैं। हमने सिर्फ 100 रुपए जमा किए बट बैंक ने लोन्स कई गुना दे दिए, ठीक है। तो इसी को मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग हो गया बच्चों। सेकेंड चीज है कि इस कॉन्सेप्ट की अजम्पशंस क्या होती है। बच्चों दो अजम्पशंस हमें लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम ये अजम्पशंस नहीं मान के चलेंगे तो आपको बार बार इस कॉन्सेप्ट की वैलिडिटी के ऊपर डाउट आएंगे। आपको ये लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक है। तो इसलिए दो अजम्पशंस हमारे लिए मानना इस कॉन्सेप्ट को आसान और सेफ बना देता है, ठीक है। फर्स्ट हमारी अजम्पशन है कि हमारी पूरी इकोनॉमी में, वैसे तो आप रियल लाइफ में देखोगे तो कई सारे कमर्शियल बैंक्स हैं ना, मे बी 50+ कमर्शियल बैंक्स हैं हमारी इकोनॉमी में, बट इस कॉन्सेप्ट में हम ये मान के चलते हैं कि हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी में सिर्फ एक ही बैंक है, एक ही कमर्शियल बैंक है। हम ये नहीं मानते कि हमारे पास बहुत सारे बैंक्स हैं, ठीक है। तो आप पहले assumption ये मान के चलोगे कि हमारे पास सिर्फ पूरी इकोनॉमी में एक ही बैंक है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे जितने भी बैंक्स हैं वो सारे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ठीक है। इंटीग्रेटेड बैंकिंग सिस्टम। आपको जैसे सिंप्लीफाइड लगे, आपको जैसे आसान लगे, आप वैसे याद रख लीजिए कि हमारी पूरी इकोनॉमी में सारी जो बैंक्स हैं वो कनेक्टेड है, एक ही बैंक है हमारी पूरी इकोनॉमी में, ठीक है। पहली assumption। और दूसरी assumption है बच्चों कि पूरी इकोनॉमी में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है, जितनी भी लेन देन होती है, वो सारी बैंक्स के थ्रू होती है। ऐसा मानते हैं ये कॉन्सेप्ट वाले कि पूरी इकोनॉमी में आप कुछ खरीद के लाओगे तो भी आप बैंक से ट्रांजैक्शन करोगे, बैंक से पेमेंट करोगे। आपको कोई पेमेंट करेगा तो वो भी आपको बैंक के थ्रू पेमेंट करेगा, कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, ऐसा ये मानते हैं, ठीक है। रियल लाइफ में शायद ऐसा ना होता हो बच्चों। रियल लाइफ में तो हम कैश में हर रोज कितनी सारी ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं, ठीक है। हमें कैश में पेमेंट्स भी मिलती है और हम कैश पे भी करते हैं, बट इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि पूरी इकोनॉमी में सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैंक के थ्रू रूट की जाती हैं। बैंक से ही पैसा आएगा और बैंकों में ही पैसा जाएगा, कैश का लेन देन नहीं है हमारी इकोनॉमी में। हम ये मान के चलते हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर। तो हमने बच्चों इसका मीनिंग पढ़ लिया है और दोनों असम्पशंस क्लियर कर दिए। आइए मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। वो हमें ये कहेगा क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली कि आप इस मनी क्रिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट या पूरा प्रोसेस हमें एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाइए। इस तरह का क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो आप मीनिंग लिख देंगे, आप दोनों असम्पशंस लिख देंगे और उसके बाद आप एक न्यूमेरिकल इस तरीके से एक टेबल बना के और अपने न्यूमेरिकल को समझाते हुए इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप स्टेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट करने से पहले मेरी एक असम्पशन है कि बैंक का एलआरआर जो है वो 20% है। ये एलआरआर का मतलब क्या है बच्चों? सिंपल वर्ड्स में, मैं एक कमर्शियल बैंक हूं, मेरे पास एक कस्टमर ने आके आज 100 रुपए जमा किए, ठीक है। तो ये 100 के 100 रुपए मैं लोन नहीं दे सकता। आरबीआई ने मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। मुझे कुछ सीआरआर या एसएलआर के रूप में कुछ पैसे अपने पास रखने होंगे। मैं उन पैसों को लोन नहीं दे सकता, ठीक है। तो जो मुझे अपने पास रखने होंगे, जो रिजर्व्स, वो कितने माने हैं इस क्वेश्चन में मैंने? 20%। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो मेरे पास अगर 100 रुपए कस्टमर आके जमा करेगा तो उसमें से 20 रुपए मुझे अपने पास रिजर्व्स के रूप में रखने होंगे। मैं वो लोन नहीं दे सकता। तो आप ही सोचिए, जब मैं 20 रुपए अपने पास रखूंगा तो लोन कितना दे पाऊंगा? बचे हुए 80 रुपए का। तो ये मेरा असम्पशन रहेगा, एलआरआर 20%।
चलिए अब हम इस न्यूमेरिकल एग्जांपल को समझना शुरू करते हैं बच्चों। देखिए आप ऊपर देखेंगे 3 हेडिंग्स बनी हुई है, डिपॉजिट्स, लोन्स और कैश रिजर्व्स। ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से मेरे साथ जुड़िए आप, हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट, शुरू में मैं ऐसा मान रहा हूं कि किसी एक कस्टमर ने बैंक में 1000 रुपए जमा किए। ठीक, एक बारी एक कस्टमर ने बैंक में 1000 रुपए जमा कर दिए। अब आप सोचिए, मैं कमर्शियल बैंक हूं, मेरे पास कितने रुपए आ गए? 1000 रुपए। मैं सारे के सारे पैसों का लोन नहीं दे सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 1000 रुपए में से 20% माने कि 20% अपने पास रखना होगा रिजर्व्स के रूप में। तो 1000 रुपए का 20% कितना बन गया बच्चों? 200 रुपए। तो ये 200 रुपए तो मुझे अपने पास बचा के रखने होंगे, ये मैं लोन नहीं दे सकता। ठीक है, तो लोन कितना दे सकता हूं मैं? मैक्सिमम 1000 रुपए में से 800 रुपए का मैं लोन दे सकता हूं। मेरे ख्याल से बच्चों ये चीज क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, 1000 रुपए किसी कस्टमर ने आके जमा किए, उसमें से 20% माने कि 200 रुपए जो है वो मुझे अपने पास रिजर्व्स बना के रखने होंगे। बाकी जो पैसे मेरे पास बचे 800 रुपीस, उन्हें मैं लोन दे सकता हूं और दूसरे कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे पास जो 800 रुपए बचे थे मैंने उनको लोन दे दिया। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने कस्टमर को लोन दिया। ठीक है, अब आप सोचिए, मैंने आपको भी एक assumption बताई थी, यहाँ पे इस assumption पे आप ध्यान दीजिए। assumption ये थी कि पूरी इकोनॉमी में जितना भी लेन और देन हो रहा है वो सारा किसके थ्रू हो रहा है? वो सारा बैंक्स के थ्रू हो रहा है। तो जब मैंने इस कस्टमर को 800 रुपए का लोन दिया होगा तो वो भी मैंने कैसे दिया होगा? मैंने उसको कैश में लोन नहीं दिया होगा, मैंने उसके बैंक अकाउंट में वो 800 रुपए जमा कर दिए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि फिर से घूम फिर के एक बैंक अकाउंट में ही 800 रुपए जमा हो गए? राइट भाई, बैंक उसके बैंक अकाउंट में तो मैंने 800 रुपए जमा किए ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि घूम फिर के फिर से बैंकिंग सिस्टम में 800 रुपए आके जमा हो गए। ठीक है, मैंने 800 रुपए लोन दिए, वही 800 रुपए आप इस एरर को देखिए डिपॉजिट बन गया खुद ही। ठीक है, तो उस कस्टमर के वही 800 रुपए फिर से मेरे पास आके जमा हो गए। इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों ये। तो राउंड 1 में मेरे पास अब 800 रुपए फिर से आके जमा हो गए। ठीक, जो 800 रुपए मेरे पास फिर से आके जमा हुए, मैं क्या कर सकता हूं इसकी हेल्प से? मैं इसमें से सारा का सारा लोन नहीं दे सकता। आरबीआई ने मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, मुझे कम से कम इस 800 रुपए में से 20% अपने पास एज रिजर्व रखना होगा। तो 800 रुपए का 20% अगर आप निकालोगे, 160 रुपए मुझे अपने पास रिजर्व रखना होगा इस पैसे में से। हाँ, बाकी पैसे मैं लोन दे सकता हूं। ठीक है, तो 800 में से 160 रुपए मैंने रिजर्व रख लिए, बाकी कितने बचे बच्चों? बाकी बचे 640 रुपीस। इन्हें मैं फिर से क्या कर दूंगा? इस 640 को मैं फिर से एक नए कस्टमर को क्या दे दूंगा? लोन दे दूंगा। तो मैंने फिर से इन 640 रुपीस को एक नए कस्टमर को लोन के रूप में दे दिया। अब लोन देने का मतलब क्या हुआ? मैं उसे कैश पेमेंट नहीं कर सकता, मेरी इकोनॉमी में कैश का चलन है ही नहीं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो मैंने उसको क्या किया? मैंने 640 रुपए उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए, वो जब चाहे इस्तेमाल कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सोचिए बच्चों, अब जब मैंने अपनी तरफ से 640 रुपए उसके बैंक में जमा कर दिए, तो वो 640 रुपए फिर से घूम फिर के कहां जमा हुए? बैंक अकाउंट के अंदर ना। और सारा बैंकिंग सिस्टम जो है वो एक ही बैंक के थ्रू चल रहा है, हम ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, तो फिर से ये 640 रुपए घूम फिर के मेरे बैंक में ही जमा हो गए। ठीक है, मेरे बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही जमा हुए हैं, ये मैंने ही पे किया है और मेरे ही बैंकिंग सिस्टम में ये 640 रुपए आके फिर से जमा हो गए। तो अगेन जब मेरे पास 640 रुपए फिर से आके जमा हुए, तो उसमें से अगेन मुझे 20% जो है 128 रुपए वो अपने पास बचा के रखने होंगे, इनको मैं लोन नहीं दे सकता। बट 80% जो पैसा है 512 रुपए वो मैं लोन दे सकता हूं। ठीक है, और ये प्रोसेस जो है बच्चों ये चलता रहेगा। अब मैंने 512 रुपए का लोन दिया किसी कस्टमर को, तो उसके पैसे भी कहां जमा हुए? फिर से उसके पैसे भी एक बैंक अकाउंट में ही जमा हुए। और बैंक अकाउंट में जमा होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो बैंकिंग सिस्टम में ही जमा हुआ है, वो पैसे वो मेरे पास आ जाएंगे घूम फिर के। ठीक है, तो अगेन ये पैसे मेरे पास आगे डिपॉजिट बन जाएंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा बच्चों, चलता रहेगा और इनफाइनाइट लेवल तक चलता रहेगा। आपको सिर्फ 2 या 3 स्टेप्स करके और इसको छोड़ देना है। आपको इसको बहुत ज्यादा आगे के लेवल तक दिखाना नहीं है, टाइम का वेस्टेज है, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी बच्चों। ठीक है, तो हमने 3 स्टेप्स कर दिए। अब लास्ट में आप ये जानना चाहोगे जरूर कि भाई ये तो बताओ कि पूरे ये सारे प्रोसेस से भाई 1000 रुपए जमा हुए थे शुरू में, तो 1000 रुपए से कितने पैसे फाइनली बन पाए? हमने इसका मतलब यही तो बताया था ना कि अगर बैंक में आप 100 रुपए जमा करोगे तो बैंक उसका कई गुना लोन दे देगा कस्टमर्स को, बैंक उसका कई गुना क्रेडिट क्रिएट कर देगा। तो अब यहाँ पे माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि भाई फाइनली बताओ तो कि टोटल जो है वो कितना लोन क्रिएट हो पाया इकोनॉमी में, सारी चीजें बताओ हमें। तो यहाँ पे हमें टोटल्स बताने हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक फार्मूला सीखना पड़ेगा, ये बॉक्सेस को फिल करने के लिए फार्मूला देखिए। मनी मल्टीप्लायर एक टर्म होता है, मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है 1/LRR।
मैं आपको मनी मल्टीप्लायर का मतलब अभी बताता हूं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 अपॉन एलआरआर का मतलब है मैंने रिजर्व कितने परसेंट रखे हुए हैं, 20%। 20% को मैं 20/100 कह सकता हूं बच्चों, और 20/100 को मैं 0.2 कह सकता हूं। ठीक है, तो चलिए यहां पुट करते हैं 1 अपॉन 0.2, और आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स। ये 5 टाइम्स का मतलब ये है बच्चों कि अगर बैंक में 1 रुपया जमा हुआ तो बैंक ने उसको लोन्स देने के जरिए से 5 गुना बना दिया है, 5 गुना आपके पैसों को कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि टोटल डिपॉजिट्स कितने, भाई डिपॉजिट्स वाले बॉक्स को हमने फिल करना है ना, तो टोटल डिपॉजिट्स कितने बन गए। हाँ जी देखिए मेरे साथ, इनिशियल डिपॉजिट्स शुरू में जमा कितने पैसे किए गए थे, 1000 रुपए, 1000 रुपीस मल्टीप्लाई वो पैसे कितने गुना बने, 5 टाइम्स, वो पैसे 5 गुना बन गए। ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट्स मल्टीप्लाई मनी मल्टीप्लायर, तो वो 1000 रुपए 5 गुना बन गए, तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो कुल मिला के 5000 रुपए बन गए जी। तो ये पैसे टोटल कितने हो गए, 5000 रुपीस। अभी जो बाकी दो बॉक्सेस है बच्चों, ये भरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से इन्हें फिल कर सकते हो। देखिए कुल मिला के जमा कितने पैसे हुए, 5000 रुपए। 5000 रुपए में से भाई रिजर्व कितना रखना था, 20%। 5000 का 20% अगर आप निकाल लें तो 1000 रुपए तो बैंक ने अपने पास रिजर्व रखा है इनमें से, तो 5000 रुपए टोटल हमारे पास आए घूम फिर के, उसमें से 1000 रुपए तो हमने अपने पास ही बचा के रखे, और बाकी कितने बचे, 5000 माइनस 1000, 4000 रुपए के हमने क्या कर दिए, लोगों को लोन दे दिए। ठीक है, तो हमारे पास कुल मिला के पूरे सिस्टम में 5000 रुपए आए बच्चों, उसमें से 1000 रुपए हमने अपने पास बचा के रखे हुए हैं। आप हमारे रिजर्व चेक कर सकते हो, वहां पे आपको 1000 रुपए रखे मिल जाएंगे, और हमने लोन कितने दे दिए हैं, 4000 रुपए। तो आप देख रहे हो बच्चों, 1000 रुपए से शुरुआत की थी किसी बंदे ने जमा करके, और बैंक ने उसे 4000 रुपए के लोन क्रिएट कर दिए, मतलब 4 गुना लोन्स दे दिए बैंक ने। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है बच्चों मनी क्रिएशन का या क्रेडिट क्रिएशन का। तो माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये जो पूरा क्वेश्चन है ये एग्जाम में कितने मार्क में आ सकता है। 2-3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, मैं आपको सारे टाइप्स बताता हूं। देखिए पहला टाइप तो इनके नेम्स पूछ लेता है कि भाई मनी क्रिएशन का अदर नेम बता दीजिए, आप बता देंगे क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, या ये दे दे तो दूसरा नाम वो आप बता देंगे। ठीक है, दूसरा इनका मीनिंग और अजम्पशन पूछ ले 1 मार्क में, आप बता दीजिए आराम से। ठीक है, अच्छा तीसरा जो टाइप है 1 मार्क में ही, वो ये है कि आपको मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालने को देगा। वो कहेगा कि सपोज एलआरआर इज 20% या 30%, आप मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल के दिखाइए, आप निकाल देंगे बच्चों। या वो कहे कि आप मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल के दिखाइए और आप टोटल डिपॉजिट्स की वैल्यू निकाल के दिखाइए, आप वो भी कर सकते हैं बच्चों। तो 1 मार्क में एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है। फाइनली जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है बच्चों, वो स्टार्टिंग में जो स्कूल्स है ना, वो 6 मार्क में देना पसंद करते हैं इस पूरे क्वेश्चन को, और फिर धीरे धीरे जैसे आप इस क्वेश्चन को रिपीटेटिवली कई बार पढ़ लोगे, कई एग्जाम्स में अटेम्प्ट कर लोगे, तो बोर्ड तक आते आते बोर्ड इस क्वेश्चन को नॉर्मली 4 नंबर में देता है। ठीक है, तो 4 मार्क में अटेम्प्ट करने का तरीका बड़ा सिंपल है, आप इसका दूसरा नाम भी लिखिए, साथ में मीनिंग बताइए, इसके assumptions लिखिए। ठीक है, 1 मार्क आपको मीनिंग में मिल जाएगा, 1 मार्क आपको assumptions से मिल जाएगा। आप ये वर्किंग समझाएंगे न्यूमेरिकली, इसको बना के दिखाएंगे, 1 मार्क आपको यहां से मिल जाएगा। और जब आप इसकी थ्योरी लिखेंगे नीचे, क्योंकि सिर्फ बॉक्स बना के काम नहीं चल सकता ना बच्चों, तो हमें इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा थ्योरेटिकली। तो हम पॉइंटर्स के थ्रू इसकी थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे, ये वैल्यूज निकाल के दिखाएंगे, तो 1 मार्क हमें वहां से मिल जाएगा। तो बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को 4 to 6 मार्क में लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो ये हमने बच्चों मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन का कॉन्सेप्ट पूरा किया है, और इसी के साथ हमारा जो बैंकिंग का चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। ये वीडियो मैं मानता हूं कि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी और थोड़ी सी टिपिकल वीडियो भी है। आपको अगर एक बार में कॉन्सेप्ट ना क्लियर हुआ हो, आप फिर से जाके एक बार इस वीडियो को देखिए और अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। ठीक है, हमने एक वोटिंग भी की थी अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पे, और मैंने आपसे पूछा था कि आप अगला चैप्टर जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का करोगे या इंडियन इकोनॉमिक्स का। तो ज्यादातर बच्चों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करने को रिक्वेस्ट किया है, तो हम अगला जो चैप्टर है वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही कंटिन्यू करेंगे। मैं भी देखता हूं कि हमने कौन सा चैप्टर अगला शुरू करना, तो जो आने वाली वीडियोस होंगी उसमें हम मैक्रो का ही अपना एक नया चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर को बच्चों आप पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। आपकी कोई भी वीडियो छूट गई है तो हम छोटे छोटे क्लिप्स के जरिए रेगुलरली कोशिश कर रहे हैं आपको चैप्टर्स देने की, आप उनको देख लीजिए एक बार जाके। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।